Man's Search for Meaning, विक्टर फ्रैंकल। जब सब कुछ छिन जाता है तब इंसान के पास क्या बचता है? कल्पना कीजिए, एक ऐसा दिन जब आप सुबह उठते हैं और आपकी पहचान, आपका नाम, आपका पेशा, आपका परिवार, आपका भविष्य, सब कुछ आपसे छीन लिया जाता है। आप अब पति नहीं हैं, पिता नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं, लेखक नहीं हैं, आप सिर्फ एक नंबर हैं। यही वो बिंदु है जहां से विक्टर फ्रैंकल की कहानी शुरू होती है। यह किताब सफलता की नहीं है, यह प्रेरणा देने वाली बातें करने वाली किताब भी नहीं है। ये किताब उस इंसान की गवाही है जिसने इंसान को उसकी सबसे निचली अवस्था में देखा और फिर भी कहा, इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, अपनी परिस्थिति के प्रति अपना नजरिया चुनने की आज़ादी। यही वाक्य इस पूरी किताब की आत्मा है। विक्टर फ्रैंकल कौन थे? विक्टर फ्रैंकल कोई दार्शनिक कल्पनाएं करने वाला व्यक्ति नहीं था। वो वियना शहर का एक न्यूरोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक था। वो इंसानी दिमाग को पढ़ता था, दर्द को समझता था और मानसिक बीमारियों पर काम करता था। लेकिन सन 1942 में उसका सारा ज्ञान, उसकी सारी डिग्रियां, उसकी सारी पहचान एक ट्रेन के डिब्बे में बंद कर दी गई। उसे और उसके परिवार को नाजी कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। वो जगह जहां इंसान को इंसान नहीं माना जाता था, जहां जिंदगी का मूल्य एक जानवर से भी कम था। पहला झटका माइनस सब कुछ छिन जाना। कैंप में पहुंचते ही सबसे पहला काम होता था इंसान को तोड़ना। कपड़े उतरवाए गए, बाल काट दिए गए, चश्मा, घड़ी, अंगूठी, डायरी सब छीन ली गई। फ्रैंकल के लिए सबसे बड़ा झटका ये नहीं था कि उसे मार दिया जा सकता है। सबसे बड़ा झटका ये था कि उसकी लिखी हुई पांडुलिपि, जिस पर वो सालों से काम कर रहा था, उससे छीन ली गई। वो किताब जिसमें वो अपने जीवन का सबसे बड़ा काम देखता था, एक पल में गायब हो गई। उस दिन फ्रैंकल ने महसूस किया, जब इंसान से उसका भविष्य छीन लिया जाता है तो वो अंदर से मरने लगता है। कंसंट्रेशन कैंप की असली सच्चाई। कंसंट्रेशन कैंप कोई जेल नहीं थी। जेल में इंसान को सजा दी जाती है, यहाँ इंसान को धीरे धीरे खत्म किया जाता था। भूख इतनी कि शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन जाता, ठंड इतनी कि रात को सोना नहीं, जिंदा रहना चुनौती होता, मारपीट इतनी सामान्य कि दर्द पर प्रतिक्रिया देना भी बंद हो जाता। लेकिन फ्रैंकल ने एक बात नोटिस की, सभी कैदी एक जैसे हालात में थे, फिर भी सभी एक जैसे नहीं टूटे। यही से इस किताब का असली सवाल जन्म लेता है, क्यों कुछ लोग जल्दी मर गए? फ्रैंकल ने देखा, जो लोग कैंप में पहुंचते ही कह देते थे, अब सब खत्म हो गया है, अब जीने का कोई मतलब नहीं, वे कुछ ही हफ्तों में मर जाते थे। शरीर से पहले उनका मन हार मान लेता था। वे उठना छोड़ देते थे, वे लाइन में खड़े होना छोड़ देते थे, वे खुद को बचाने की कोशिश छोड़ देते थे। उनके अंदर भविष्य की कोई तस्वीर नहीं बची थी। और क्यों कुछ लोग जिंदा रहे? वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो उतने ही भूखे थे, उतने ही पीटे जाते थे, उतने ही कमजोर थे, फिर भी वे जिंदा रहे। क्यों? फ्रैंकल ने पाया, उनके पास कोई कारण था। किसी को अपनी पत्नी से फिर मिलने की उम्मीद थी, किसी को अधूरी जिम्मेदारी याद आती थी, किसी को लगता था अगर मैं बच गया तो किसी को ये कहानी सुनानी है। यानी उनके दुख के पार कोई अर्थ मौजूद था। हालात नहीं, नजरिया जिंदगी बदलता है। यहाँ फ्रैंकल एक बहुत गहरी बात कहता है, इंसान को ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि वो जीवन से क्या चाहता है, बल्कि ये पूछा जाना चाहिए कि जीवन उससे क्या चाहता है। कैंप में हालात सबके लिए समान थे, लेकिन प्रतिक्रिया सबकी अलग थी। कुछ लोग गार्ड से नफरत में जलते रहे, कुछ लोग दूसरों की रोटी छीनते रहे, और कुछ लोग खुद भूखे रहते हुए भी दूसरे को दिलासा देते थे। यही मानसिक आज़ादी का पहला संकेत है। मानसिक आज़ादी की पहली झलक। मानसिक आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप स्वतंत्र हैं। मानसिक आज़ादी का मतलब है आप ये चुन सकते हैं कि आप अंदर से कैसे रहेंगे। फ्रैंकल लिखता है, एक कैदी जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, वो भी किसी को एक शब्द दे सकता था, एक उम्मीद दे सकता था, और वो शब्द कभी कभी रोटी से ज्यादा कीमती होता था। दुख से भागने की बजाय उसे समझना। हमारी आधुनिक सोच कहती है, दुख से भागो, दर्द को हटाओ, असुविधा से बचो। लेकिन फ्रैंकल कहता है, जब दुख टाला नहीं जा सकता तब सवाल ये नहीं होता कि दुख क्यों है, सवाल ये होता है, अब मैं इस दुख के साथ क्या बनूंगा। यही सोच इंसान को जानवर बनने से बचाती है। इंसान कब टूटता है? फ्रैंकल ने एक पैटर्न देखा। जिस दिन किसी कैदी ने कहा, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो होगा देखा जाएगा, उसी दिन से उसका अंत शुरू हो जाता था। क्योंकि दर्द सहा जा सकता है, भूख झेली जा सकती है, मार सहन की जा सकती है, लेकिन अर्थहीनता इंसान को अंदर से खा जाती है। अर्थ क्या है? यहाँ फ्रैंकल बहुत साफ करता है, अर्थ कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। अर्थ कभी कभी सिर्फ इतना होता है, आज का दिन झेल लेना। कभी अर्थ होता है किसी को निराश न करना, कभी अर्थ होता है अपने भीतर इंसान बने रहना। और यही छोटी छोटी अर्थ की डोर इंसान को जिंदा रखती है। इस पहले भाग में विक्टर फ्रैंकल हमें ये दिखाता है, इंसान का सबसे बड़ा नुकसान चीजों का छिनना नहीं है, असली नुकसान है
भविष्य का छिन जाना। दुख सभी को मिलता है, लेकिन टूटता वही है जिसके पास अर्थ नहीं होता, हालात नहीं। हमारी प्रतिक्रिया हमें बनाती या बिगाड़ती है। मानसिक आज़ादी बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। क्लोजिंग लाइन, धीमी गहरी आवाज़। जब दुनिया आपसे सब कुछ छीन ले, तब भी अगर आप ये तय कर सकते हैं कि आप अंदर से कैसे रहेंगे, तो आप पूरी तरह हारे नहीं हैं। अगले भाग में हम देखेंगे दुख, भूख और डर इंसान को कैसे बदलते हैं, क्यों कुछ लोग अमानवीय बन जाते हैं और कुछ और ज्यादा मानवीय। जब दुख, भूख और डर इंसान को बदल देते हैं। भूमिका सीरियस इंट्रोस्पेक्टिव टोन। अगर किसी इंसान को धीरे धीरे खत्म करना हो तो उसे एक साथ मत मारो। पहले उससे आराम छीनो, फिर उससे भोजन छीनो, फिर उससे नींद छीनो और आखिर में उससे उम्मीद छीन लो। कंसंट्रेशन कैंप यही करता था। विक्टर फ्रैंकल इस भाग में हमें दिखाता है कि दुख केवल शरीर को नहीं तोड़ता, वह इंसान के चरित्र की परीक्षा लेता है। लगातार दर्द का असर शुरुआत में हर नया कैदी मार, भूख और अपमान से सदमे में होता था। पहले कुछ दिनों तक दर्द असहनीय लगता था, लेकिन फिर एक अजीब चीज होती थी, दर्द महसूस होना कम हो जाता था। फ्रैंकल बताता है, इंसान का दिमाग लगातार दर्द से बचने के लिए अपने आप को सुन कर लेता है। ये सुन्नता रक्षा नहीं थी, ये धीरे धीरे मरना था। भावनाओं का मर जाना कैंप में सबसे खतरनाक चीज मारपीट नहीं थी, सबसे खतरनाक था भावनाओं का खत्म हो जाना। लाशें रोज दिखती थीं, चीखें रोज सुनाई देती थीं। मौत एक सामान्य दृश्य बन गई थी। जब मौत सामान्य लगने लगे तो समझ लीजिए इंसान का दिल बंद हो रहा है। इंसान कब जानवर बनने लगता है? भूख इंसान को बदल देती है। जब पेट लगातार खाली हो तो नैतिकता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। फ्रैंकल ने देखा, कुछ लोग दूसरों की रोटी चुरा लेते थे, कुछ लोग कमजोर कैदियों को धक्का देकर गिरा देते थे, कुछ लोग दूसरों के दर्द पर हंसने लगते थे। ये बुराई नहीं थी, यह डर था। डर इंसान को स्वार्थी बनाता है, लेकिन हर कोई नहीं टूटा। यही फ्रैंकल एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। एक ही परिस्थिति में कुछ लोग जानवर बन गए और कुछ लोग संत जैसे हो गए। कुछ कैदी अपनी आखिरी रोटी किसी और को दे देते थे, कुछ लोग मरते हुए व्यक्ति के पास बैठ जाते थे ताकि वो अकेला न मरे। ये देखकर फ्रैंकल को एहसास हुआ, हालात इंसान को मजबूर नहीं करते, हालात इंसान को उजागर करते हैं। दुख इंसान को क्या सिखाता है? दुख दो तरह से काम करता है, या तो वो आपको कड़वा बना देता है या फिर गहरा बना देता है। जो लोग अपने दुख को सिर्फ अन्याय मानते रहे, वे टूटते गए, लेकिन जो लोग ये पूछ पाए, अब मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ, वे अंदर से मजबूत होते गए। डर का सबसे खतरनाक रूप कैंप में एक खास डर था, अचानक मर जाने का डर नहीं, बल्कि धीरे धीरे मरते जाने का डर। हर दिन यही सवाल, क्या मैं अगला हूँ, क्या आज रात जिंदा रहूंगा? ये अनिश्चितता इंसान की आत्मा को खा जाती थी। फ्रैंकल लिखता है, जब इंसान भविष्य की कल्पना नहीं कर पाता तो वर्तमान भी बोझ बन जाता है। उम्मीद क्यों जरूरी है? उम्मीद कोई झूठी सकारात्मक सोच नहीं थी। उम्मीद का मतलब था कल का कोई चित्र, जिसके पास आने वाले समय की कोई तस्वीर नहीं थी। वो धीरे धीरे बिखर जाता था। फ्रैंकल ने देखा, जो लोग किसी खास तारीख का इंतजार कर रहे थे और जब वो तारीख बिना बदलाव के गुजर गई तो वे जल्दी मर गए, क्योंकि उनकी उम्मीद टूट गई थी। मानसिक गिरावट कैसे शुरू होती है? मानसिक गिरावट एकदम से नहीं आती। पहले इंसान शिकायत करता है, फिर वो चुप हो जाता है, फिर उसे फर्क पड़ना बंद हो जाता है, और यही सबसे खतरनाक अवस्था होती है। फ्रैंकल इसे आंतरिक आत्मसमर्पण कहता है। दर्द से बचने की कोशिश नहीं, उसे सहना। फ्रैंकल ये नहीं कहता कि दुख अच्छा होता है, वो कहता है जब दुख टालना संभव न हो तो उसे गरिमा के साथ सहना एक चुनाव बन जाता है। यही चुनाव इंसान को इंसान बनाए रखता है। इंसान की आखिरी स्वतंत्रता कैंप में इंसान के पास कोई बाहरी आज़ादी नहीं थी, लेकिन फ्रैंकल ने महसूस किया, इंसान की आखिरी स्वतंत्रता है अपने रवैये को चुनने की आज़ादी। आप ये नहीं चुन सकते कि आपको मारा जाए या नहीं, लेकिन आप ये चुन सकते हैं कि आप अंदर से कैसे टूटेंगे या नहीं टूटेंगे। इस भाग में हम समझते हैं, लगातार दुख इंसान को सुन्न कर देता है, भूख नैतिकता की परीक्षा लेती है, डर इंसान को स्वार्थी भी बना सकता है, और दयालु भी हालात इंसान को नहीं बदलते, उजागर करते हैं। उम्मीद के बिना इंसान जी नहीं पाता। मानसिक आज़ादी अंतिम लेकिन सबसे शक्तिशाली स्वतंत्रता है। दुख इंसान को ये नहीं बताता कि वो कितना कमजोर है, दुख ये दिखाता है कि वो अंदर से क्या है। अगले भाग में हम गहराई से समझेंगे दुख और उद्देश्य का गहरा रिश्ता, कैसे पीड़ा खुद एक अर्थ बन सकती है। जब पीड़ा ही उद्देश्य बन जाती है, हम सब एक सवाल से भागते हैं, अगर जीवन में दुख है तो फिर जीवन का अर्थ क्या है? अधिकतर लोग मानते हैं, जहां सुख नहीं वहां अर्थ नहीं, लेकिन विक्टर फ्रैंकल इस सोच को पूरी तरह पलट देता है। वो कहता है, जब जीवन आपसे सुख छीन ले तब भी वो आपसे अर्थ नहीं छीन सकता। यह भाग इसी सच्चाई की गहराई में उतरता है।
अर्थ सुख से बड़ा क्यों है? फ्रैंकल ने कंसंट्रेशन कैंप में एक बहुत स्पष्ट बात देखी। जो लोग सिर्फ सुख की तलाश में थे वे सबसे पहले टूटे, क्योंकि कैंप में सुख का कोई स्थान नहीं था। लेकिन जो लोग अर्थ की तलाश में थे वे दुख में भी टिके रहे, क्योंकि अर्थ परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। पीड़ा से बचना हमेशा संभव नहीं होता। जीवन में कई दुख ऐसे होते हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता। बीमारी, मृत्यु, अकेलापन, अन्याय, विछोह। फ्रैंकल कहता है जब पीड़ा को हटाया नहीं जा सकता तो इंसान के सामने एक ही सवाल बचता है, अब मैं इस पीड़ा के साथ कैसे खड़ा रहूं? पीड़ा का स्तर नहीं, उसका अर्थ मायने रखता है। एक व्यक्ति के लिए छोटी सी बात भी असहनीय हो सकती है और किसी दूसरे के लिए भयंकर यातना भी सहनीय हो सकती है। फर्क पीड़ा के स्तर में नहीं होता, फर्क अर्थ में होता है। फ्रैंकल लिखता है, जिसके पास जीने का कारण होता है वो लगभग किसी भी पीड़ा को सह सकता है। Image showing a comparison between a person with purpose versus a person without, symbolizing resilience through meaning. उद्देश्य बाहर नहीं, अंदर जन्म लेता है। कई लोग सोचते हैं उद्देश्य कोई बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन कैंप में उद्देश्य बहुत साधारण था। आज जिंदा रहना, आज अपने भीतर इंसान बने रहना, आज किसी को टूटने से बचा लेना। यही छोटे उद्देश्य इंसान को अंदर से मजबूत बनाते थे। प्रेम का असली अर्थ फ्रैंकल एक बेहद निजी अनुभव साझा करता है। कैंप में खड़े खड़े वो अपनी पत्नी के बारे में सोचता था। उसे नहीं पता था वो जिंदा है या नहीं, लेकिन उसकी याद उसे अंदर से गर्म रखती थी। फ्रैंकल समझता है प्रेम किसी की मौजूदगी का नाम नहीं है, प्रेम किसी के अर्थ का नाम है। ये एहसास उसे भूख और ठंड से ऊपर उठा देता था। जब जीवन सवाल पूछता है, आमतौर पर हम जीवन से पूछते हैं मुझे क्या मिलेगा, मुझे सुख क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन फ्रैंकल कहता है ये सवाल गलत दिशा में है। सही सवाल ये है, इस स्थिति में जीवन मुझसे क्या चाहता है। और यही सवाल इंसान को शिकार बनने से जिम्मेदार बनने की ओर ले जाता है। दुख से भागने वाला मन, आधुनिक दुनिया दुख से भागना सिखाती है। दर्द हो तो दवा लो, उदासी हो तो ध्यान हटाओ, असुविधा हो तो रास्ता बदलो। लेकिन फ्रैंकल कहता है कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनसे भागना संभव नहीं, और जब भागना संभव न हो तो उनका सामना ही अर्थ का रास्ता बन जाता है। पीड़ा और गरिमा। फ्रैंकल के अनुसार इंसान की गरिमा इस बात में नहीं है कि वो कितना सुखी है, इंसान की गरिमा इस बात में है कि वो पीड़ा में कैसा रहता है। जो व्यक्ति दुख में भी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ता वो परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। शहीद और पीड़ित में अंतर। फ्रैंकल एक गहरी बात समझाता है। पीड़ित वह है जो दुख में खुद को खो देता है, शहीद वो है जो दुख में भी किसी अर्थ को जिंदा रखता है। यह कोई धार्मिक शब्द नहीं है, यह मानसिक स्थिति है। जब दुख खुद एक मिशन बन जाता है। कुछ कैदियों के लिए कैंप से बचना ही उद्देश्य नहीं था, उनके लिए उद्देश्य था अगर मैं बच गया तो मैं गवाही दूंगा, मैं बताऊंगा कि इंसान कितना गिर सकता है और फिर भी इंसान रह सकता है। विक्टर फ्रैंकल खुद इसी उद्देश्य के साथ जिंदा रहा। अर्थ कभी भी छीना नहीं जा सकता। फ्रैंकल का सबसे बड़ा निष्कर्ष, इंसान से नौकरी छीनी जा सकती है, सम्मान छीना जा सकता है, आजादी छीनी जा सकती है, लेकिन जब तक इंसान जिंदा है तब तक अर्थ चुनने की क्षमता कोई नहीं छीन सकता। इस भाग में हम समझते हैं सुख नहीं, अर्थ इंसान को जिंदा रखता है। जब पीड़ा टाली न जा सके तब रवैया अर्थ बनता है। उद्देश्य छोटे और साधारण हो सकते हैं। प्रेम परिस्थिति नहीं, चेतना है। जीवन सवालों का जवाब नहीं देता, सवाल पूछता है। दुख गरिमा छीन नहीं सकता अगर इंसान अनुमति न दे। हर दुख ये नहीं पूछता कि तुम कितना सह सकते हो, कुछ दुख ये पूछते हैं अब तुम किस तरह के इंसान बनोगे। अगले भाग में हम समझेंगे मानसिक आज़ादी क्या होती है, कैसे इंसान भीतर से स्वतंत्र रह सकता है भले ही बाहर से कैद हो। जब बाहर सब कुछ कैद हो लेकिन भीतर इंसान आज़ाद हो। हम आमतौर पर आज़ादी को खुले रास्तों से जोड़ते हैं, बोलने की आज़ादी, चलने की आज़ादी, चुनने की आज़ादी। लेकिन विक्टर फ्रैंकल ने एक ऐसी आज़ादी को पहचाना जो न दरवाजों से रुकती है न हथियारों से। यह आज़ादी इंसान के भीतर रहती है। मानसिक आज़ादी क्या होती है? मानसिक आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आपको दुख महसूस नहीं होता। मानसिक आज़ादी का मतलब है आप यह तय कर सकते हैं कि दुख आपको किस तरह बदलेगा। कैंप में हर कैदी एक जैसा बंद था, लेकिन हर कैदी अंदर से एक जैसा नहीं था। अंतिम चुनाव। फ्रैंकल लिखता है इंसान की आखिरी स्वतंत्रता है किसी भी परिस्थिति में अपना रवैया चुनने की आज़ादी। ये कोई प्रेरणादायक नारा नहीं था, यह एक जीवित सच्चाई थी। कुछ कैदी मार खाने के बाद भी दूसरे को दिलासा देते थे, कुछ कैदी दुख को आगे बढ़ाने का साधन बना लेते थे। फर्क हालात में नहीं था, फर्क चुनाव में था। क्रोध बनाम करुणा। जब इंसान को चोट पहुंचती है तो पहला भाव क्रोध होता है। कई कैदी गार्ड की नफरत में जलते रहते थे, ये नफरत उन्हें अंदर से जला देती थी। लेकिन कुछ कैदी गार्ड को भी एक टूटा हुआ इंसान समझने लगे। यह सहमति नहीं थी, यह करुणा थी।
और करुणा मानसिक आज़ादी का सबसे ऊंचा रूप है। बदले की आग में जलना फ्रैंकल समझाता है, जो इंसान अपने अत्याचारी से नफरत में जीता है वो अभी भी उसका कैदी ही रहता है, क्योंकि उसकी भावनाएं दूसरे के नियंत्रण में होती हैं। जब आप अपने अंदर की प्रतिक्रिया को खुद चुनते हैं तभी आप मुक्त होते हैं। अंदरूनी अनुशासन कैंप में कोई बाहरी अनुशासन नहीं था जो इंसान को बेहतर बना सके। सब कुछ डर पर आधारित था। लेकिन जिन कैदियों ने खुद के लिए अंदरूनी अनुशासन बनाया वे टूटे नहीं। वे तय करते थे, मैं आज कैसे बोलूंगा, मैं आज किसके साथ खड़ा रहूंगा, मैं आज अपने मूल्यों को नहीं छोड़ूंगा। यही अनुशासन मानसिक स्वतंत्रता को जन्म देता है। आत्मसम्मान का बचाव। जब इंसान को बार बार अपमानित किया जाए तो वो खुद को वैसा ही मानने लगता है जैसा उसे बताया जाता है। लेकिन कुछ कैदी हर अपमान के बावजूद अपने भीतर ये भावना बचाए रखते थे, मैं अभी भी एक इंसान हूँ। यह भावना किसी प्रमाण पत्र से नहीं आती, यह एक निर्णय से आती है। छोटी आदतें, बड़ी आज़ादी। फ्रैंकल ने देखा, जो कैदी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते थे वे अंदर से मजबूत रहते थे। चेहरे को साफ रखना, कपड़े ठीक करना, सीधे खड़े होना, ये बाहरी क्रियाएं नहीं थीं। ये संदेश थे, मैं अभी टूटा नहीं हूं। मानसिक आज़ादी का मूल्य। मानसिक आज़ादी आपको दर्द से नहीं बचाती, लेकिन ये आपको दर्द के गुलाम बनने से बचाती है। आप रो सकते हैं, आप डर सकते हैं, आप कमज़ोर महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं, मैं अपने भीतर क्या बचाकर रखूंगा। जब इंसान खुद को देख पाता है, फ्रैंकल बताता है, कुछ कैदी अपने ऊपर हंस पाते थे। यह व्यंग्य नहीं था, ये दूरी थी। अपने दुख से थोड़ी दूरी बना पाना मानसिक स्वतंत्रता की निशानी है। भीतर की ऊंचाई। मानसिक आज़ादी का अंतिम रूप आत्मोत्क्रमण है। इसका मतलब है खुद के दुख से ऊपर उठकर किसी और के लिए मौजूद रहना। यही वह क्षण है जहां इंसान परिस्थितियों से बड़ा हो जाता है। इस भाग में हमने जाना, मानसिक आज़ादी बाहरी नहीं, अंदरूनी होती है। अंतिम चुनाव हमेशा इंसान के पास रहता है। नफरत गुलामी है, करुणा स्वतंत्रता, आत्मसम्मान एक निर्णय है। छोटी आदतें मानसिक शक्ति बनती हैं। दुख से दूरी बनाना मानसिक ऊंचाई है। क्लोजिंग लाइन। जब कोई आपसे आपकी आज़ादी छीन ले, तब भी अगर आप ये तय कर सकते हैं कि आप कैसे सोचेंगे, तो आप पूरी तरह कैद नहीं हैं। जब जीवन जवाब नहीं देता बल्कि सवाल पूछता है। कंसंट्रेशन कैंप से बाहर निकलने के बाद विक्टर फ्रैंकल के सामने कोई उत्सव नहीं था, कोई जीत का एहसास नहीं था। उसके माता पिता मर चुके थे, उसकी पत्नी मर चुकी थी, उसका पुराना जीवन खत्म हो चुका था। अब सवाल ये नहीं था कि उसने क्या खोया, सवाल ये था, अब वो अपने बचे हुए जीवन के साथ क्या करेगा। यहीं से जन्म होता है लोगोथेरेपी का। लोगोथेरेपी क्या है? लोगोथेरेपी का सीधा अर्थ है अर्थ के माध्यम से उपचार। फ्रैंकल के अनुसार इंसान की सबसे गहरी जरूरत सुख नहीं है, सुरक्षा नहीं है, सफलता भी नहीं है। इंसान की सबसे गहरी जरूरत है अर्थ। जब इंसान को ये समझ आ जाता है कि उसके जीवन का कोई मतलब है, तो वो दर्द को भी एक दिशा दे सकता है। सुख की तलाश क्यों हमें खाली कर देती है? आधुनिक दुनिया कहती है खुश रहो, आराम खोजो, दुख से बचो। लेकिन फ्रैंकल कहता है, जो इंसान सुख का पीछा करता है, सुख उससे दूर भागता है, क्योंकि सुख सीधे लक्ष्य की तरह नहीं मिलता, वो अर्थ का परिणाम होता है। जब जीवन में अर्थ होता है तो सुख अपने आप आ जाता है। 3 रास्ते जिनसे जीवन अर्थ पाता है। फ्रैंकल जीवन में अर्थ पाने के 3 मूल रास्ते बताता है। पहला रास्ता, रचना। जब इंसान कुछ बनाता है, कुछ योगदान देता है, कुछ ऐसा करता है जो उससे बड़ा है। काम केवल पैसा कमाने का साधन नहीं है, काम आत्मा की अभिव्यक्ति भी है। दूसरा रास्ता, अनुभव और प्रेम। जब इंसान किसी से सच्चा संबंध बनाता है, किसी सुंदरता को महसूस करता है, किसी इंसान को पूरी तरह देख पाता है। प्रेम किसी को पाने का नाम नहीं है, प्रेम किसी के अर्थ को पहचानने का नाम है। तीसरा रास्ता, अपरिहार्य दुख के प्रति रवैया। ये सबसे कठिन रास्ता है और सबसे शक्तिशाली भी। जब इंसान ऐसे दुख से गुजरता है जिसे बदला नहीं जा सकता, तब उसका रवैया उस दुख को अर्थ दे सकता है। ये पीड़ा का महिमानंदन नहीं है, यह पीड़ा को व्यर्थ न जाने देने की कला है। Image showing the 3 pillars of logotherapy: creativity, love/experiences, and attitude toward suffering. आज का इंसान किस दुख से जूझ रहा है? आज इंसान कैंप में नहीं है, लेकिन खालीपन में है। आज की बीमारी भूख नहीं है, आज की बीमारी है अर्थहीनता। लोग कहते हैं सब कुछ है फिर भी मन खाली है। फ्रैंकल इसे अस्तित्वगत शून्यता कहता है। अवसाद और ऊब का रिश्ता। जब इंसान को ये नहीं पता होता कि वो क्यों जी रहा है, तो वो किसी भी असुविधा से टूट जाता है। छोटी असफलता बड़ा अवसाद बन जाती है, क्योंकि सहन करने के लिए कोई कारण नहीं होता। जीवन से सवाल पूछना बंद करें। फ्रैंकल कहता है, हम गलत सवाल पूछते हैं। हम पूछते हैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सही सवाल है, ये जीवन मुझसे इस समय क्या चाहता है।
जब यह सवाल बदलता है तो इंसान पीड़ित से जिम्मेदार बन जाता है। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी फ्रैंकल स्पष्ट करता है, आज की दुनिया स्वतंत्रता की बात करती है लेकिन जिम्मेदारी की नहीं। स्वतंत्रता बिना जिम्मेदारी के खोखली हो जाती है। जब इंसान समझता है कि उसकी हर प्रतिक्रिया एक उत्तर है तो वो ज्यादा सजग हो जाता है। लोगोथेरेपी का असली प्रयोग। लोगोथेरेपी किसी को यह नहीं बताती कि उसका अर्थ क्या है, क्योंकि अर्थ बताया नहीं जा सकता, अर्थ खोजा जाता है। हर इंसान का दुख अलग है, हर इंसान का संदर्भ अलग है, इसलिए हर इंसान का अर्थ भी अलग है। विक्टर फ्रैंकल का अंतिम संदेश। फ्रैंकल ने वो देखा जो शायद किसी को नहीं देखना चाहिए था, और फिर भी उसने कहा, इंसान मूल रूप से अच्छाई की क्षमता रखता है। हालात उस क्षमता को दबा सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते। ये किताब हमें क्या सिखाती है? ये किताब ये नहीं सिखाती कि दुख से कैसे बचें, यह सिखाती है दुख में कैसे खड़े रहें। ये नहीं कहती कि जीवन निष्पक्ष है, यह कहती है जीवन जिम्मेदारी मांगता है। आज के दर्शक के लिए अंतिम सत्य। अगर आप इस समय किसी दर्द से गुजर रहे हैं, किसी खालीपन से जूझ रहे हैं, किसी टूटन में हैं, तो विक्टर फ्रैंकल आपसे ये नहीं कहेगा कि सब ठीक हो जाएगा। वो आपसे सिर्फ ये पूछेगा, इस स्थिति में आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। फाइनल सार। पूरी किताब का निचोड़। जीवन का अर्थ सुख नहीं, जिम्मेदारी है। अर्थ 3 रास्तों से मिलता है, योगदान, प्रेम और रवैया। अपरिहार्य दुख भी व्यर्थ नहीं होता। खालीपन आधुनिक बीमारी है। जीवन जवाब नहीं देता, सवाल पूछता है। हर परिस्थिति एक नैतिक चुनाव है। जब जीवन आपसे सब कुछ छीन ले, तब भी वो आपसे एक चीज मांगता है, आप इस क्षण के काबिल कैसे बनेंगे। यही है मैन सर्च फॉर मीनिंग। धन्यवाद।